हेलो फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो में क्लास 10th का ज्योग्राफी से अध्याय 4 कृषि चैप्टर के सारे प्रश्नों को हल करेंगे। प्रश्नों का हल सरल भाषा में और सटीक दिया गया है, जो आने वाले बोर्ड के एग्जाम में आपको बेहतर मार्क्स दिलाने में मदद करेगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। इसमें पहला प्रश्न पूछा गया है बहुवैकल्पिक प्रश्न। ठीक है, पहला है निम्नलिखित में से कौन सा उस कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्रों में उगाई जाती है। पहला ऑप्शन है स्थानांतरित कृषि, रोपण कृषि, बागवानी या गहन कृषि। तो यहाँ पर देखेंगे जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ख, यानी कि रोपण कृषि। रोपण कृषि देखेंगे बहुत ही बड़े लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती हैं की जाती हैं, उसे हम लोग रोपण कृषि कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ख यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है इनमें से कौन सी रबी फसल है, चावल, मोटा अनाज, चना या कपास। तो यहाँ पे देखेंगे कि जो सही आंसर है वो है आपका रबी फसल में आएगा आपका चना। चना यहाँ पे क्या है, एक रबी फसल है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन में पूछा गया है इनमें से कौन सी एक फलीदार फसल है। ऑप्शन में है दालें, मोटा अनाज, ज्वार या तिल। यहाँ पे तिल यहाँ नहीं होगा, ये तिल नीचे है। ठीक है, चौथा ऑप्शन में तिल है। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका है ऑप्शन नंबर 1, यानी कि क्या हो जाएगा फलीदार फसल में दालें। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था 3। अब नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर लगभग 30 शब्दों में आपको देना है। कितना शब्द में, 3 शब्दों में, 30 शब्दों में देना है। पहला प्रश्न पूछा गया है एक पेय फसल का नाम बताएं तथा उसको उगाने के लिए अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियां का विवरण दें। एक कोई भी पेय फसल का नाम बताना है। पेय मतलब पेय पदार्थ जिससे हम लोग पीते हैं, है ना। तो उसका आपका नाम बताना है और उसका उगाने का अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियाँ क्या होंगी वो बताना है। तो इसके में लिखा जा सकता है या फिर लिख सकते हैं आप चाय के बारे में लिख सकते हैं, कॉफ़ी के बारे में लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा है चाय के बारे में कि चाय एक महत्वपूर्ण पेय फसल है। चाय का पौधा उष्ण तथा उपोष्ण उष्णकटिबंधीय जलवायु, ह्यूमस और जीवाश्म युक्त गहरी मिट्टी तथा सुगम जल निकास वाले ढलवां जहाँ क्षेत्र होता है, ढलान जो क्षेत्र होता है वहाँ पे ये उगाया जाता है। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है भारत की एक खाद्य फसल का नाम बताएं और जहां यह पैदा की जाती है उन क्षेत्रों का विवरण देना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेंगे इसका आंसर क्या होगा। चावल भारत की एक प्रमुख खाद्य फसल है। यह उत्तर और उत्तर पूर्वी भारत यानी कि उत्तर प्रदेश और बिहार खास करके इसमें ले सकते हैं, तटीय क्षेत्रों और डेल्टाई क्षेत्रों के मैदान में लगाई जाती हैं। मानसून के तुरंत बाद चावल को लगाया जाता है। ठीक है, तो भारत की खाद्य फसल का नाम बताना था, हमने बता दिया चावल है। और कहाँ उगाया जाता है ये, तो उत्तर प्रदेश, बिहार या फिर कह सकते हैं पूर्वी भारत, तटीय क्षेत्रों और डेल्टाई क्षेत्रों में ये फसलें पैदा की जाती हैं, उगाई जाती हैं। ठीक है, और ये मानसून के तुरंत बाद ये चावल को लगाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है अगला पूछा गया है आपसे सरकार द्वारा किसानों के हित में किए गए संस्थागत सुधार कार्यक्रमों की सूची बनाएं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं किसानों के लाभ के लिए सरकार द्वारा शुरू किए गए विभिन्न संस्थागत सुधार कार्यक्रम इस प्रकार हैं, जैसे कि न्यूनतम समर्थन मूल्य नीति, फसल बीमा के लिए प्रावधान, ग्रामीण बैंक किसान क्रेडिट कार्ड और व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना। ठीक है, ये सभी संस्थागत जो उपाय किए गए सुधार कार्यक्रम शुरू किए हैं वो किसानों के लिए किया गया है। ठीक है, यहाँ पे एक थोड़ा समय छोटा सा इन्फॉर्मेशन दे दो, मतलब इन्फॉर्मेशन नहीं मतलब कि थोड़ा सा डिटेल में बता दूं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य होता क्या है। इसे शॉर्ट में बोलते हैं एमएसपी। क्या बोलते हैं, एमएसपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ये होता क्या है, देखिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस मतलब ये होता है कि जैसे कोई किसान है एक बड़े एरिया में, जैसे थोड़ा सा जगह मुझे चाहिए था, चलिए यहाँ पे देखते हैं। जैसे मानते हैं कि यहाँ पे कोई किसान है, इसमें खेती करना चाहता है। ठीक है, और वो बहुत ही मन से लगन से मेहनत किया और कृषि उत्पादन किया, कुछ भी, जैसे चावल ही ले लेते हैं एग्जाम्पल, कि चावल का उत्पादन करता है। इसकी लागत मान लेते हैं कि 10,000 रुपये आ रहा है। ठीक है, अब क्या होगा कि अब ये मार्केट में बेचना चाहेगा तो पता चलेगा कि जब पूरे चावल को हम बेच रहे हैं तो उसकी कीमत मात्र 8,000 रुपये मिल रहा है। तो भला फिर नेक्स्ट टाइम में ये किसान जहाँ से लोन लेकर कर पाया था तो कर्ज में डूब जाएगा। एक तो इसका लोन चुका नहीं पाएगा, दूसरा चीज़ है कि नुकसान चला जाएगा। तो उससे होता क्या है कि किसान थोड़ा सा क्या हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, थोड़ा सा मतलब डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो इसीलिए सरकार एक स्कीम लेकर के आई थी, न्यूनतम समर्थन मूल्य नीति, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो सरकार का ये कहना था जिससे कि मोटा मोटी मान लेते हैं कि मार्केट में
अभी चावल 10 रुपये चल रहा है, ठीक है, चावल का रेट 10 में नहीं, सो मान लेते हैं 20 रुपये का रेट चल रहा है। कितना? 20 रुपये केजी चावल में अभी मार्केट में चल रहा है, ठीक है, मोटा मोटी मान लेते हैं। अब ये किसान सोचा कि चलो कि अच्छा रेट खासा मिल जा रहा है, तो चलो हम लोग क्या करते हैं, मतलब कि धान की खेती करते हैं। अब जब धान की खेती करते हैं, जब चावल हो जाता है तो पता चलता है कि मार्केट में इसका रेट तो अभी गिर करके 10 रुपया हो चुका है, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे चावल आ गए। तो ऐसे में क्या होगा, किसान डूब जाएगा, वो कर्ज में डूब जाएगा, क्योंकि जो भी पूंजी लगा कर किया हुआ जहाँ तहाँ से, तो वो तो डूब जाएगा। तो यहाँ पे सरकार नीति लेकर के आती है, सरकार कहती है मानसून से पहले ही तय कर देती है कि एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय कर देती है कि हम चावल जो है वो 18 रुपये केजी लेंगे। अब जब ये बोल दिया कि 18 रुपये लेंगे, इसका मतलब ये हुआ कि 18 रुपये से वो कम नहीं लेगा। 18 मार्केट में अगर 2 रुपये किलो भी होगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सरकार 18 रुपये किलो ही लेगी। अगर 18 के बाद अगर मान लेते 25 का रेट हुआ तो सरकार 25 का ही लेगी, 30 का होगा तो 30 का लेगी, ठीक है। लेकिन जो मिनिमम होगा वो 18 रुपया वो कहा है पहले, तो वो 18 रुपये ही लेगी। अब सर किसान चाहेगा तो कर खेती करेगा, अब किसान को कोई दिक्कत नहीं है। अब चाहे जितना चाहे उत्पादन कर सकता है। सरकार अगर कहीं मान लेते हैं 12 रुपये मिल रहा है, 2 रुपये किलो मिल रहा है, तो सरकार तो राजी है कि हमने कहा था कि 18 रुपये लेंगे तो लेंगे वादे के अनुसार। तो इससे क्या होगा कि किसान को नुकसान नहीं होगा। तो ये था मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ठीक है। हाँ, अब ये हो सकता है कि सरकार ने कहा कि 18 रुपये हम लेंगे कम से कम रेट में। अब मार्केट में मान लेते हैं 40 से बिक रहा है, सरकार को अगर नहीं लेना चाहती है तो आप कहीं और जाकर बेच लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप कहीं भी जाकर बेच सकते हैं, ठीक है। तो ये इसमें फ़ायदे हैं कि आप जाकर कहीं भी बेच सकते हैं। अगर ज़्यादा रेट है तो, कम रेट है तो फिर सरकार तो लेने को तो तैयार ही है 18 रुपये। तो ये है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आपका कि दिन प्रतिदिन कृषि के अंतर्गत भूमि कम हो रही है। क्या आप इन परिणामों को कल्पना कर सकते हैं कि क्या होगा आने वाले दिन में? क्योंकि दिन प्रतिदिन कृषि के अंतर्गत भूमि क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। तो क्या आप परिणामों की कल्पना कर सकते हैं? तो इसका आंसर लिख सकते हैं कि बढ़ती आबादी के साथ खेती के तहत भूमि का घटता क्षेत्र गंभीर खाद्यान्न की कमी को जन्म दे सकता है। बढ़ती आबादी तो बहुत सारी संख्या जब बढ़ रहा है तो क्या होगा, आने वाले समय में भूमि का घटता क्षेत्र क्या हो जाएगा, गंभीर खाद्यान्न की कमी को जन्म दे सकता है। इससे खाद्यान्न के आयात में वृद्धि होगी, जिससे अर्थव्यवस्था भारी विघ्नों के अधीन होगा। इससे क्या होगा, अब हमें खाद्यान्न ज़्यादा, खाद्य पदार्थ ज़्यादा जरूरत पड़ेगा, हमारे पास खाद्यान्न की गंभीर समस्या उत्पन्न हो जाएगी, तो हमें क्या करना पड़ेगा, आयात करना पड़ेगा, जिससे क्या होगा, देश की जो अर्थव्यवस्था है वो ऋण में डूब जाएगा। तो आने वाले दिन में बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं, ठीक है। तो इस पर आप पॉइंट बना के लिख सकते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें बोला गया है कि निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर लगभग 120 शब्दों में देना है आपको। पहला प्रश्न है, कृषि उत्पादन में वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपाय सुझाएं। कृषि उत्पादन में वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपाय सुझाइए कि कौन कौन से उपाय सरकार के द्वारा किया गया है, ठीक है। तो इसमें आप लिख सकते हैं, स्वतंत्रता के पश्चात देश में संस्थागत सुधार करने के लिए जोतों की चकबंदी, सहकारिता तथा जिम्मेदारी आदि की समाप्ति करने की प्राथमिकता दी गई, ठीक है। आगे लिख सकते हैं, प्रथम पंचवर्षीय योजना में भूमि सुधार मुख्य लक्ष्य था। पैकेट टेक्नोलॉजी और आधारित हरित क्रांति तथा श्वेत क्रांति जैसी कृषि सुधार के लिए कुछ रणनीतियां आरंभ की गई थी। न्यूनतम सहायता योजना, फसल बीमा प्रावधान, कृषि निवेश तथा साधनों जैसे ऊर्जा उर्वरकों के लिए सहायता प्रदान करना, मतलब ग्रामीण बैंक तथा सहकारी समितियों की स्थापना, किसान क्रेडिट कार्ड लॉन्च करना तथा व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना जैसी कुछ योजनाएं हैं जो सरकार ने शुरू की हैं, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको लिखने हैं, ठीक है। इसी में से क्वेश्चन नंबर 2 है कि भारतीय कृषि और वैश्वीकरण के प्रभाव पर टिप्पणी लिखें। भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण के प्रभाव पर टिप्पणी आपको लिखना है। तो इसमें आप लिख सकते हैं कि भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण का प्रभाव उपनिवेश काल से ही दिखाई दिया। भारत से निर्यात किए जाने वाले प्रमुख वस्तुओं में कच्चा कपास तथा मसाले थे। 1917 में बिहार में हुए पंचचंपारण आंदोलन में किसानों ने अनाज की जगह नील की खेती करने के दबाव पर विरोध किया था, जो कि ब्रिटेन से सूती वस्त्र उद्योग के लिए कच्चा माल था। इस प्रकार वैश्वीकरण भारतीय कृषि के लिए वरदान और अभिशाप दोनों साबित हुआ। उदारीकरण के बाद भारतीय किसानों को अन्य विकसित देशों को कृषि में अत्यधिक सहायता मिलने के कारण कई नई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इन चुनौतियों से निपटने के लिए तथा भारतीय कृषि को सक्षम और लाभदायक बनाने के लिए सीमांत और छोटे किसानों के स्थिति सुधारने पर जोर देने की जरूरत है। साथ ही किसानों को कार्बनिक कृषि के प्रयोग तथा सस्यता वर्धन की जरूरत है, ठीक है। तो ये इसका आंसर आप लिख सकते हैं, भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण के प्रभाव। नेक्स्ट है,
तीसरा सवाल है कि चावल की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियां का वर्णन करें। चावल की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक स्थिति क्या होना चाहिए, इसके बारे में बताना है आपको। तो इसमें आप आंसर लिखेंगे। चावल की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियां निम्नलिखित हैं। पहला है, यह एक खरीफ फसल है जिसे उगाने के लिए उच्च तापमान जरूरत है, जिससे 25 डिग्री से सेल्सियस ऊपर होना चाहिए तापमान, और अधिक ह्यूमिडिटी होना चाहिए, जो 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होना चाहिए की आवश्यकता होती है। चावल की खेती के लिए बाढ़ के मैदानों की जरूरत मिट्टी तथा डेल्टाई इलाका उपयुक्त माना जाता है। इसकी खेती के लिए पर्याप्त वर्षा, कम वर्षा वाले क्षेत्र में अच्छी सिंचाई की आवश्यकता होती है। या तो इसकी जहाँ पर पर्याप्त वर्षा होता है वहाँ पे किया जा सकता है, या तो फिर अगर कम वर्षा होता है लेकिन वहाँ पे क्या होना चाहिए, सिंचाई की व्यवस्था होनी चाहिए। इसकी खेती के लिए पर्याप्त मात्रा में सस्ते और कुशल श्रम की जरूरत होती है। ठीक है, तो ये आप लिख सकते हैं चावल की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियाँ। ठीक है, तो ये थे इस अध्याय के सारे प्रश्नों का उत्तर। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।